हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता मंजनवाल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन सर, जो बहुत ही रिनाउंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हैं। और आज हम सर से कुछ बात करेंगे कंधों में जो इंजरी या चोट लग जाती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि कंधों में इंजरीज के चांसेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? ऐसा क्या स्ट्रक्चर है हमारे कंधे का? देखिए, कंधा जो है एक बॉडी में बहुत ही स्पेसिफिक जॉइंट है। यह एकमात्र ऐसा जॉइंट है जो 360 डिग्री मूव कर सकता है। तो हम जो कंधा एकमात्र ऐसा जोड़ है जो 360 डिग्री मूवमेंट हमको देता है जी। इसके कारण से इनहेरेंटली जो कंधा है यह जो है वो अनस्टेबल है, मतलब अस्थिर जोड़ होता है जी। और जैसे आपने देखा कि कंधा बहुत महत्वपूर्ण जॉइंट भी है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो शोल्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट फॉर द बॉडी। तो कंधे के अंदर जो इसका मूवमेंट है, इसके कारण इतना मूवमेंट होने के कारण अस्थिरता जो है वो चोट लगने के बाद आ सकती है। तो अगर आपको कंधे में कोई चोट लगा है, कंधे में कोई जर्क आया है, झटका लगा है, तो कंधे में अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, लेब्रम बोलते हैं और रोटेटर कफ टेंडन्स बोलते हैं। ये बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें इंजरी हो सकती है, वो टूट सकते हैं और उसके कारण से आपके कंधे में तकलीफ रह सकती है। जी। तो सर, कॉमनली आपके पास कौन सी ऐसी शोल्डर की इंजरीज आती हैं, मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस में? छोटे बच्चों में, यंग एथलीट्स में और स्पोर्ट्स पर्सन में कैप्सूल और लेब्रल इंजरीज काफी कॉमनली देखने को मिलती हैं। खास तौर पे हम जो देखते हैं वो कुछ स्पेसिफिक मरीज देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम आजकल इंडिया में क्रिकेट बहुत कॉमन स्पोर्ट है, तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स और थ्रोइंग इंजरीज होती हैं। यह सेम इंजरीज बैडमिंटन और टेनिस प्लेयर में भी होती है, जो थ्रो करने के कारण होती है। अगर आप फोर्सफुली थ्रो कर रहे हैं तो कंधे के अंदर का जो लेब्रम है वह फट सकता है, वो निकल सकता है। तो यह एक सब ग्रुप है जो काफी कॉमनली हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी का आता है। जी। कंधे में जर्क लगना, कंधे में कोई झटका लगना, इस तरह से चोट लगना, यह एक सेकंड सब ग्रुप होता है। यह टिपिकली क्रिकेट में हो सकता है, जैसे आपने बैटिंग करी और बॉल का हिट हुआ और आप पीछे गए, या आपने कोई कैच लिया इस तरह से और कंधा पीछे की तरफ गया, ये दूसरा सब ग्रुप हो सकता है। तीसरा, कई बार इलेक्ट्रिक झटका लगना, उसके कारण से हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा, आपने कोई ओपन वायर छू लिया और आपको झटका लगा, तो शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, अगर आपको मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी की चेप आती है, तो उसके कारण भी वो झटका लगने के कारण कंधे के जो इंटरनल कैप्सूल होते हैं, लेब्रम होते हैं, वह फट सकते हैं। और पांचवा, हमने देखा है कि कई बार एक्सीडेंट्स होने के कारण भी आपको इस तरह की इंजरी हो सकती है। कोई भी आपका टू व्हीलर एक्सीडेंट हुआ या बाथरूम में स्लिप हो गया, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होने के कारण भी कंधे में इंजरीज हो सकती हैं। ये हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। कंधे में फ्रैक्चर जो होते हैं वो तो अपने आप में एक सब ग्रुप है, पर ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन मरीजों की बात कर रहे हैं जिनमें एक्सेल नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है और कंधे में इंजरी आ रही है। तो इन इंजरीज को पकड़ने के लिए आइडियली हमको एक एमआरआई स्कैन की जरूरत होती है। तो अगर आपके कंधे में फ्रैक्चर नहीं है, एक्सरे नॉर्मल आ रहा है और कंधे में दर्द बना हुआ है, तकलीफ बनी हुई है, कंधा लचक रहा है, कंधा उतर जाता है, कंधा अपनी जगह से डिस्लोकेट हो जाता है, तो उन मरीजों में आइडियली हमको कंधे का एक एमआरआई स्कैन जो है वो अवश्य और अवश्य करवाना चाहिए। जी। तो सर, आपके पास जनरली कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स आप ज़्यादातर देखते हैं? जैसे यंग पेशेंट्स हैं या ओल्ड हैं या बच्चे, ये प्रॉब्लम कंधे में इंजरी से कंधे में इंजरी सब हो सकती है। छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज 80-90 साल तक के लोगों में कंधे में इंजरी होती है, परंतु अलग अलग तरह की इंजरी होती है। छोटे बच्चों में जो इंजरी होती है थोड़ी अलग तरह की होती है। स्पोर्ट्स पर्सन में, एथलीट्स में इंजरी होती है वो अलग तरह की होती है। कबड्डी प्लेयर्स में थोड़ी अलग तरह की इंजरी देखने को मिलती है हमको। क्रिकेट प्लेयर्स में थोड़ी अलग तरह की इंजरी देखने को मिलती है। मिडिल एज में 40 से 50 साल में कुछ अलग इंजरीज आती हैं, और उसके ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, लेट उम्र है, 70-80 साल तक की उम्र है, तो भी उनमें हमको अलग तरह की इंजरी, जैसे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो रोटेटर कफ इंजरीज हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। उम्र कम है तो लेब्रल इंजरीज, शोल्डर डिसलोकेशन वाली प्रॉब्लम हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग तकलीफ कंधे में हो सकती है। इंजरी लगने पे अंदर का अलग स्ट्रक्चर है जो वो टूट सकता है, उसमें ब्रेक हो सकता है। जी सर, आपने हमें पहले बताया कि आप एमआरआई, जब भी पेशेंट आता है उनकी एमआरआई करते हो, उसमें हमें पता चलता है। तो सर, आपका ट्रीटमेंट अप्रोच फिर कैसे रहता है? ऑपरेटिव सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन करना पड़ता है या कुछ नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी होती है? देखिए, एमआरआई की तो हमने डिस्कशन किया। एक सीटी स्कैन भी एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर आपके कंधे में शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम है, मतलब कंधा बार बार अपनी जगह से उतर रहा है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की शोल्डर इंजरी होती है, तो सीटी स्कैन विद 3D रिकंस्ट्रक्शन भी साथ में कराना चाहिए। तो यह दोनों टेस्ट अधिकांश पेशेंट में हम एमआरआई कराते हैं
और जिन मरीजों में शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम है, कंधा बार बार उतर रहा जी। है, उन मरीजों में हम सीटी स्कैन विद 3D रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं। जी। ये दोनों जो टेस्ट है वो मेन टेस्ट है जिनके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं। अगर इनमें मेजर इंजरीज आती हैं तो उनको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा एड्रेस किया जाता है। अगर इनमें माइनर इंजरीज आती हैं तो हम फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन करके अधिकांश मरीजों को ठीक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी की सीवियरिटी कितनी है, इंजरी कितनी खराब है। परंतु अगर इंजरी ज्यादा है, जो हम क्लिनिकली भी पता करेंगे कि आपको दर्द, परेशानी, तकलीफ ज्यादा है, मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया है वो, और अगर आपके एमआरआई में फुल थिकनेस टेयर आ रहा है या पूरी इंजरी आ रही है और आपके सीटी स्कैन में बोन लॉस आ रहा है, तो यह सब क्राइटेरिया उस तरह के होते हैं जो हमको एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको तकलीफ ज्यादा है तो इस तरह की इंजरीज में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके हम काफी अच्छे रिजल्ट्स मरीज को दे सकते हैं। जी, तो सर सपोज अगर हम बात करें कि ऑपरेटिव प्रोसीजर की मैं यानी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है, तो सर इसमें नेक्स्ट आफ्टर द सर्जरी पोस्ट ऑप कंधे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हर एक मरीज में, से मैंने पहले ही बताया था कि जो इंजरी है वो अलग अलग होती है और अलग अलग तरह की सर्जरी उनके केस में करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऑपरेशन के बाद हमको कई बार पेशेंट को हाथ को झोली में रखना, मतलब एक पाउच में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह मरीज के अनुरूप 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है, 4 हफ्ता भी हो सकता है और 6 हफ्ता भी हो सकता है। यह रखने के उपरांत हमें फिजियोथेरेपी पेशेंट को एडवाइस करनी होती है और मरीज उसके बाद फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करता है। जी। अब यह जो इस पूरे दौरान में आपको एक बहुत ही अच्छा संबंध अपने सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रखना होता है और एक कोऑर्डिनेशन से फिजियोथेरेपी करनी होती है। ओकेजनली जहां तक आपने बात की कि प्रॉब्लम्स की, तो ऑपरेशन के बाद कई बार स्टिफनेस आ सकती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट की काफी अच्छी आपस में ट्यूनिंग और वो आपस में मिलकर पेशेंट का एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल डिसाइड करें। कई हॉस्पिटल्स में एक रिटन फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल दे दिया जाता है हर मरीज को कि ये सब फॉलो करना है। वो मैं मानता हूं कि एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर मरीज में जो फिजियोथेरेपी है वो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सर्जन या सर्जन की टीम के जो भी डॉक्टर्स हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रेगुलर टच में रहें, उनको गाइड करते रहें, उनको बताते रहें कि किस तरह की फिजियोथेरेपी करनी है, और इन तीनों में एक अच्छा अगर समन्वय है तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम, जैसे कि हम बात करें कि स्टिफनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, वह आने की रिस्क जो है वो कम से कम रहती है। जी। सर कंधों की इंजरीज में अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि इसमें मेल टू फीमेल रेशियो का कोई रोल है, मतलब मेल ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं? आइडियली क्या होता है कि हम जब इंजरी देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन में देखते हैं तो हम इंडिया में मेल्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो थ्रोइंग स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, इंडिया में ज्यादातर जो है वो जो है लड़के ज्यादा खेलते हैं, तो उस कारण से थोड़ा सा मेल की तरफ ट्रेंड है। अदरवाइज ये जो तकलीफ होती है वो लड़कियों में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकती है, परंतु क्योंकि लड़के ज्यादा एक्टिव होते हैं, थ्रोइंग स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है। परंतु आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया के कई लीडिंग प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स जो हैं वो लड़कियां आ रही हैं, तो लड़कियों में भी इस तरह की इंजरीज देखने को मिल सकती है। सर पोस्ट ऑप जो मुझे पूछना है कि आपने बताया कि जो फिजियोथेरेपी हमें करनी चाहिए पोस्ट ऑप, तो आपके हिसाब से एक जनरल मैं पूछ रही हूँ कितना टाइम लग सकता है एक रिकवर्ड शोल्डर आने में? तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया इंजरी है, इंजरी के बाद हमने सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके बाद हम मरीज को कुछ दिनों के लिए आर्म पाउच देते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मरीज को इंजरी क्या है, मरीज को 1 महीने से लेके और 4 से 6 महीने तक का समय वापस बैक टू स्पोर्ट्स जाने में लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके अंदर इंजरी क्या थी, कितनी हमको रिपेयर करनी पड़ी और कितनी उसके बाद फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रही है। तो ये पेशेंट स्पेसिफिक होता है, परंतु रफली अपन मान के चले तो 1 से लेकर 4 से लेकर 6 महीने तक का टाइम जो है मरीज को लग सकता है वापस स्पोर्ट्स में जाने में, वापस एक्टिविटी में जाने में। जी। सर शोल्डर इंजरीज के साथ साथ आपने कोई ऐसी एसोसिएटेड या कोई इंजरी देखी कि कंधे के साथ साथ जैसे एल्बो में भी हो गया या नेक में भी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हाइपरलेक्सिटी सिंड्रोम्स हमने काफी देखे हैं। हमने कई मरीजों में, कई लोगों में आपने आसपास भी देखा होगा कि कई मरीज जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जो लचीली बॉडी होती है। जिन लोगों की बॉडी लचीली होती है इनको हाइपरलेक्सिटी या हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई मरीज ऐसे होते हैं जो हाथ से अपना पाँव पूरा का पूरा जो है वो पाँव छू लेते हैं, हाथ से पूरी पूरी कलाई जमीन पर टच कर सकते हैं, अपना अंगूठा मोड़ के हाथ पर टच कर सकते हैं, अंगूठे को पूरा घुमा के ऊपर ले आते हैं। तो ये हाइपरलेक्स लोग होते हैं जिनमें हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसे लोगों में कंधे की इंजरी होने के चांस, कंधे में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के चांस और कंधा उतरने का चांस ज्यादा होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो है वो हाइपरलेक्स इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। जी, तो जो भी हाइपरलेक्स पीपल हैं वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, सावधान रहे हर चीज को लेके, क्योंकि आपको शोल्डर इंजरीज या रिस्क ज्यादा हो सकता है।
सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी शोल्डर इंजरीज को लेके। व्यूअर्स, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है जो हम मिस आउट कर गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनसे शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।